नमस्कार मित्रों, मेरा यूट्यूब चैनल सुरेश गालवा जीके पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कक्षा 10 के लिए तो उपयोगी है ही है। उनके अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रेड, पटवार, पुलिस, कांस्टेबल, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आप इसको शुरुआत से लेके अंत तक ये वीडियो जरूर देखें मित्रों, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस देश की नदी घाटी परियोजनाओं को पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर बताया। मान लो जो भारत की जो आधुनिक जो नदी घाटी परियोजना है, जो बहुउद्देशीय परियोजना है, उसे आधुनिक भारत का मंदिर या मॉडर्न ऑफ टेम्पल किसे कहा, तो उसने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को, किस नदी को कहते हैं, तो दामोदर, किसको, तो पश्चिम बंगाल का शोक, किसका शोक कहते हैं, पश्चिम बंगाल का। अगला है चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। तो चांद बावड़ी है आबानेरी दौसा के अंदर। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, आबानेरी दौसा के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर कौन सी है। तो एशिया की जो सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, जिसे IGNP भी बोलते हैं। और इस इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम था राजस्थान नहर। क्या नाम था, राजस्थान नहर। इसका बाद में इसका नाम कर दिया गया इंदिरा गांधी नहर। तो ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है और इसकी कुल 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई है, 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। और इसकी कुल 9 उप शाखाएं हैं। 9 क्या है, 9 इसकी उप शाखाएं, 7 लिफ्ट नहर है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नहर एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो आदिवासी क्षेत्र के लिए तो आपको माई बजाज सागर परियोजना, कौन सी है, माई बजाज सागर परियोजना। तो आपके राजस्थान का दक्षिणी भाग के 2 जिले हैं। एक जिले का नाम है, सबसे दक्षिणी जिला है जिसका नाम है बांसवाड़ा, और एक जिला है जिसका नाम है डूंगरपुर, और एक जिला है प्रतापगढ़। तो इन तीनों जिलों के अंदर जो एक मुख्य रूप से एक नदी बहती है, नदी कौन सी है, माही नदी। कौन सी नदी है मित्रों, माही नदी। और इस माही नदी के जो माही नदी इन 3 जिलों से होकर गुजरती है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इन इसी के ऊपर एक परियोजना बनाई गई है, माही बजाज सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। किसकी संयुक्त परियोजना है, राजस्थान व गुजरात की। इसमें 45% हिस्सा किसका है, तो राजस्थान का, और 55% हिस्सा किसका है, तो गुजरात का है। तो माही बजाज सागर परियोजना है, उसमें राजस्थान का 45% हिस्सा है, 55% किसका है, तो गुजरात का है, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों की संख्या कितनी है, लिफ्ट नहरों की संख्या, ये मैंने पहले बता दिया था, 7 है। कितनी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है। उप शाखा पूछे तो कितनी हो जाएगी, 9। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजना में जो नहरों की संख्या वो 7 है, और उप शाखा पूछे तो कितनी हो जाएगी, 9। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना, तो भाखड़ा नागल परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। देखो मित्रों, एक तो आपके पंजाब, कौन सा है, पंजाब, एक है हरियाणा, एक है राजस्थान। तो पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की क्या है, भाखड़ा नागल परियोजना संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, तो ध्यान रख लेना, सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर है मित्रों, तो आप ध्यान रखना, सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर है, तो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना है, ध्यान रख लेना। 3 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। अगला है मेजा बांध किस जिले में स्थित है वे किस नदी पर है। तो मेजा बांध, तो मेजा बांध है मित्रों भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले में, भीलवाड़ा जिले में, कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर, कोठारी नदी पर। और इस मेजा बांध को भीलवाड़ा की क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, भीलवाड़ा की जीवन रेखा किस बांध को कहते हैं, तो मेजा बांध को। और इसे ग्रीन माउंट भी कहा जाता है, किसको, तो मेजा बांध को। अगला क्वेश्चन है, म्यूराक्सी व फरका परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो कई बार कंपटीशन एग्जामों के अंदर भी पूछा गया ये क्वेश्चन है कि म्यूराक्सी व फरका परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो पश्चिम बंगाल से। कौन से राज्य से, पश्चिम बंगाल से, याद रख लेना। अगला है, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है। तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित चित्तौड़गढ़ में। चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है कौन सा, तो राणा प्रताप सागर बांध। तो ध्यान रख लेना, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर स्थित है। भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है कौन सा, तो राणा प्रताप सागर बांध। अगला है, ताल छापर किस जिले में स्थित है वे क्यों प्रसिद्ध है। ताल छापर किस जिले में है वे क्यों प्रसिद्ध है।
तो देखो ताल छापर एक अभ्यारण्य है। ताल छापर एक क्या है? अभ्यारण्य है। चूरू जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? चूरू जिले में स्थित है। और वहाँ पे काले हिरण सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? काले हिरणों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ताल छापर प्रसिद्ध है। ताल छापर कहाँ है? तो चूरू जिले के अंदर। और किसके लिए? तो काले हिरणों के लिए एक ताल छापर अभ्यारण्य भी है, ध्यान रख लेना। और ताल छापर झील भी है चूरू जिले में। कौन सी झील है? ताल छापर झील भी है, खारे पानी की, तो ध्यान रख लेना आप। अगला है सोम कंबा अमला परियोजना किन जिलों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? तो सोम अंबा कमला परियोजना है, ये डूंगरपुर व उदयपुर, डूंगरपुर व उदयपुर ये है कहाँ? तो मुख्य रूप से ये केवल डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है केवल? तो ये मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है? तो केवल डूंगरपुर में स्थित है सोम अंबा कमला परियोजना। किस नदी पर है? तो सोम नदी पर। किस नदी पर है मित्रों? तो सोम नदी पर, ध्यान रख लेना। तो सोम अंबा कमला परियोजना किन जिलों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है? तो उदयपुर व डूंगरपुर को। मुख्य रूप से किस जिले में है? तो डूंगरपुर जिले में है, तो ध्यान रख लेना। अगला है राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने, महाराजा राणा राज सिंह ने करवाया था। ध्यान रख लेना, राजसमंद झील का निर्माण राणा राज सिंह ने करवाया। अब राजसमंद झील को आपको ये भी पता हो जाना चाहिए, राजसमंद झील है कहाँ? तो राजसमंद से राजसमंद में। कहाँ पर है राजसमंद झील? तो राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस झील का निर्माण करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस झील का निर्माण करवाया? कई बार एग्जाम में पूछा गया, सुदर्शन झील। कौन सी झील है? सुदर्शन झील। तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस झील का निर्माण करवाया? तो सुदर्शन झील। अगला क्वेश्चन है पांचना बांध कहाँ स्थित है? तो पांचना बांध कहाँ पर स्थित है भाई? पांचना बांध करौली जिले में। कहाँ पर स्थित है पांचना बांध? तो ध्यान रख लेना, करौली जिले में पांचना बांध करौली जिले में स्थित राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो पांचना बांध। तो आप ध्यान रखना, पांचना बांध राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध स्थित है। कहाँ है? तो करौली जिले में स्थित है। और इसमें 5 नदियां मुख्य रूप से आके गिरती है, ध्यान रख लेना। तो पांचना बांध कहाँ पर स्थित है? तो करौली जिले में, मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अगला है तापी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तापी बावड़ी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। जोधपुर जिले में। कहाँ पर स्थित है? तो तापी बावड़ी जोधपुर जिले में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में। अगला है विनीता बावड़ी कहाँ स्थित है? तो विनीता बावड़ी चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पर स्थित है भाई विनीता बावड़ी? तो चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला है मित्रों कि बांडरेज बावड़ी कहाँ स्थित है? बांडरेज बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दौसा में। कहाँ पर स्थित है बांडरेज बावड़ी? दौसा जिले में, ध्यान रख लेना। अगला है सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किस शहर को कहा जाता है? तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किस शहर को कहा जाता है? तो उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। और उदयपुर को क्या कहते हैं? तो जिलों की नगरी भी किसको कहते हैं? तो उदयपुर को कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक जिले कहाँ पर पाई जाती है? तो उदयपुर जिले में, ध्यान रख लेना। अगला है क्वेश्चन आपके गढ़सीसर व गज रूप सागर किस झील गढ़सीसर तो गढ़सीसर और गज रूप सागर किस जिले में स्थित है? तो ये ध्यान रख लेना, जैसलमेर जिले में। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर जिले में। अगला है आपके सेना पानी व बानेकिया तालाब किस जिले में स्थित है? तो सेना पानी व बानेकिया तालाब कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर स्थित है मित्रों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला है हेमवास तालाब कहाँ स्थित है? तो अगला ध्यान रखना आप, हेमवास तालाब कहाँ स्थित है? हेमवास तालाब है मित्रों पाली जिले में। कहाँ पर स्थित है हेमवास तालाब? पाली जिले के अंदर, ठीक है। उससे अगला है सेरेरी व मेजा तालाब किस जिले में स्थित है? तो सेरेरी व मेजा तालाब भीलवाड़ा में। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। अगला है बांकली बांध किस जिले में? तो बांकली जालौर जिले में। किस जिले में स्थित है? जालौर जिले में। अगली है नवलखा झील कहाँ स्थित है? नवलखा झील किस जिले में स्थित है? बूंदी में। कहाँ पर स्थित है नवलखा झील? बूंदी के अंदर। कहाँ पर स्थित है नवलखा झील? तो बूंदी के अंदर, ध्यान रख लेना। नवलखा झील कहाँ स्थित है? तो बूंदी जिले में। अगला है नौ चौकी झील किस जिले में स्थित है? तो देखो नौ चौकी की झील राजसमंद झील को ही कहते हैं, और इसकी पाल है जो इसे नौ चौकी की पाल कहा जाता है। तो आप ध्यान रख लेना, राजसमंद जिले में नौ चौकी की झील, जिसे नौ चौकी की झील भी कहते हैं। तो नौ चौकी की ये एक पाल है, झील नहीं है। ये राजसमंद झील के किनारे स्थित है, तो इसलिए इसे नौ चौकी की झील पूछे तो भी आप ध्यान रख लेना, राजसमंद जिले में। अगला है पिचोला व फतेह सागर झील किस जिले में स्थित है? तो पिचोला व फतेह सागर झील है उदयपुर जिले में। कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। अगला है आपके सरदार समंद झील किस जिले में स्थित है? ध्यान रखना मित्रों, सरदार समंद झील तो पाली जिले में। कौन से जिले में स्थित है सरदार समंद? तो पाली जिले में। अगला क्वेश्चन है किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो वो माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। कौन सी नदी है? तो माही नदी को क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक।
अगला है टोरडी सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो टोरडी सागर बांध बनास नदी पर स्थित है। कौन से जिले में? टोंक में। तो टोरडी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो बनास नदी के किनारे स्थित टोंक जिले में। कौन से जिले में? टोंक जिले में। अगला है राजस्थान में जल संरक्षण हेतु टैंक का निर्माण किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान सर्वाधिक है क्या? मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? मरुस्थलीय प्रदेश है, और ये 33 सागर का अवशेष है। यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक इनका निर्माण किया जा रहा है, टांकों का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? तो जल के वितरण, विकास एवं सुव्यवस्थित उपयोग की गई, जल के वितरण, विकास एवं सुव्यवस्थित उपयोग की गई सभी तकनीकी योजनाएं सम्मिलित होती है जो जल की मांग व पूर्ति को समझे स्थापित करती है। तो जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? तो जो जल विकास के, जो जल वितरण और विकास की जो सुव्यवस्थित प्रकार की सभी प्रकार की जो तकनीकी ये योजनाएं इसमें क्या होती है? सम्मिलित होती है, जिसमें जल की मांग व पूर्ति को आसानी से समझा जा सकता है और उन्हें मतलब लागू किया जा सकता है। किस प्रकार की योजनाएं लागू करनी है या नहीं करनी है, तो ये जल प्रबंधन के कार्यरत है। अगला है बैराज से क्या तात्पर्य है? बैराज, तो बैराज से तात्पर्य है कि सिंचाई के लिए नहरों को निकाला जाना, जैसे हेरिका बैराज तथा कोटा बैराज। तो बैराज का मतलब क्या होता है मित्रों? जैसे मान लो कोई नदी है, उसका जल आ रहा है, तो उसको गेट बनाकर उस जल को क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। और उस गेट को जो मान लो सिंचाई के लिए अलग अलग गेट बनाए जाते हैं, पार्ट बनाए जाते हैं, और उनको गेटों को खोलने के बाद में वो मान लो जैसे नहरों में उसमें पानी आवश्यकता अनुसार पानी छोड़ा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? बैराज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जयपुर शहर को किस परियोजना से पेयजल की आपूर्ति होती है? कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है बिसलपुर परियोजना। कौन सी परियोजना? बिसलपुर। आप ध्यान रखना, बिसलपुर परियोजना कहाँ पर स्थित है? मुख्य रूप से तो टोंक जिले में। कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। किस नदी पर? तो बनास नदी पर। तो जयपुर शहर को किस परियोजना से पेयजल की आपूर्ति होती है? तो बिसलपुर परियोजना के अंतर्गत टोंक जिले में। अगला है जैसलमेर जिले में मध्यकालीन में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण व जल प्रबंधन तकनीकी कहलाती है। तो वो कहलाती है मित्रों खड़ीन। क्या कहलाती है? खड़ीन। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने प्राचीन काल में एक झीलों का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था पलाया जिले। कौन सी जिले? पलाया जिले। और पलाया जिलों के आसपास जो पानी संरक्षण होता है उसे स्थानीय भाषा में खड़ीन भी कहते हैं। ये कक्षा 10 की बुक के अनुसार तो इसे खड़ीन कहते हैं। खड़ीन एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि भी है, और खड़ीन एक प्रकार की क्या है मित्रों? कृषि भी है। जैसलमेर क्षेत्र में सर्वाधिक जो पलाया जिलों के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे खड़ीन कृषि भी कहते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है चंबल नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? चंबल नदी घाटी परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, राजस्थान व मध्य प्रदेश की। इसमें 50% हिस्सा किसका है? राजस्थान का। तो 50% ही किसका? मध्य प्रदेश का। तो चंबल नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त है? तो राजस्थान व मध्य प्रदेश की 50% इसमें हिस्सा है। और इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना कि चंबल नदी घाटी परियोजनाओं पर कुल कितने बांध है? तो ध्यान रख लेना 4 बांध है। कितने बांध स्थित है मित्रों? 4 बांध स्थित है। पहला बांध गांधी सागर बांध है जो मंदसौर एमपी के अंदर स्थित है। दूसरा बांध राणा प्रताप सागर बांध है जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, राजस्थान का भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। तीसरा है जवाहर सागर बांध, और चौथा है कोटा बैराज। कौन सा है? कोटा बैराज। अगला क्वेश्चन है आपके माई बजा सागर परियोजना राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई की जाती है? माई बजा सागर परियोजना से राजस्थान में किन जिलों में? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर। कौन सा है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में। अगला है पृथ्वी के धरातल पर जल का कितना प्रतिशत खारेपन के रूप में? तो पृथ्वी के जो धरातल पर जो जल है उसमें 97% वो जल कैसा है? खारा है। वो जल कैसा है? खारा जल है, जो मतलब पीने योग्य नहीं है, शुद्ध जल की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपको पूछ ले शुद्ध जल कितना % है? तो लगभग 3%। कितना % शुद्ध जल है? जो संपूर्ण भूभाग का है जो उसका कितना % शुद्ध जल है? तो लगभग 3%। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो 649 किलोमीटर है इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कितने जिले इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है? तो ये राजस्थान से 9 जिले। राजस्थान से लगभग कितने जिले लाभान्वित है? तो 9 जिले हैं, ध्यान रख लेना। अगला है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। अगला है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कब व कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 27 जनवरी 2016 को ये हुई थी आपके झालावाड़ के पिड़ावा झालावाड़ से। कहाँ से हुई थी? गर्दनखेड़ी गाँव पड़ता है पिड़ावा झालावाड़ में, ठीक है। तो गर्दनखेड़ी पिड़ावा झालावाड़ से कब हुई? तो 2016 27 जनवरी को। अगला है इंदिरा गांधी नहर का आरंभिक व अंतिम बिंदु कहाँ है? तो आरंभिक है जो इंदिरा गांधी नहर, तो ये मुख्य रूप से इसका जो मसीतावली हेड है
जो मसीतावली हनुमानगढ़ के अंदर है, मसीतावली हेड, वहाँ से इसका राजस्थान में मुख्य रूप से प्रारंभ होता है। और मोहनगढ़ में इसका क्या है, अंतिम बिंदु। मोहनगढ़ कहाँ है, तो जैसलमेर में। कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में। लेकिन अब ये परियोजना एक बाबा रामदेव उपशाखा के रूप में इसको आगे भी ले जाया जा रहा है, और वो है बाड़मेर के गडरा रोड तक। कहाँ तक है, बाड़मेर के गडरा रोड तक, तो आप ध्यान रखना। अगला है मोहन सागर तालाब किस जिले में स्थित है, तो कोटा जिले में। कौन से जिले में स्थित है, कोटा जिले में। अगला क्वेश्चन है आपके जोहोड़ से क्या अभिप्राय है, तो शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, चूरू, झुंझुनू में जो वर्ष जल संग्रहण के लिए जो कच्चे कुएं बनाए जाते हैं, कौन से कुएं बनाए जाते हैं, कच्चे कुएं, जो उनको क्या कहते हैं, तो जोहोड़ कहते हैं। तो सीकर, चूरू, झुंझुनू में जो शेखावाटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जोहोड़ कहते हैं। अगला है पिकअप का मुख्य रूप से क्या कार्य है, पिकअप का प्रमुख कार्य क्या है, तो पिकअप बांध से विभिन्न बांधों से छोड़े जाने वाले पानी को रोकने का कार्य करता है। तो जो भी पिकअप बांध होता है उसका क्या है, तो मान लो जो विभिन्न बांधों में छोड़ा जाता है तो उसको पानी को रोकने का कार्य करता है, तथा इसके बाद समान रूप से वितरित किया जाता है। और ये खड़ीन आ गया कि खड़ीन से क्या अभिप्राय है। देखो खड़ीन क्या है, विस्तृत रूप से कृषि भूमि है जो जैसलमेर जिले में मध्यकालीन में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अपनाई गई थी, और जल संरक्षण व जल प्रबंधन तकनीक की जो कृषि व पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो आप ध्यान रख लेना, खड़ीन एक कृषि भी है और खड़ीन एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि भी है। खड़ीन मुख्य रूप से भारत में पूछे तो राजस्थान हो जाएगा, भारत में पूछे खड़ीन की कृषि सर्वाधिक तो राजस्थान, और राजस्थान में पूछे तो सर्वाधिक कहाँ हो जाएगी, आपके जैसलमेर जिले में। कहाँ पर हो जाएगी, जैसलमेर जिले में। कौन सी जाति, तो पालीवाल ब्राह्मण। अगला है जल स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो जो जल स्वावलंबन का यह कि जल स्वावलंबन भूजल व सतही जल का स्थानीय स्तर जल का प्रबंधन एवं संरक्षण कर आत्मनिर्भर होना। मतलब इसमें जो भूमि का जल स्तर दिनों दिन आपको पता है गिरता जा रहा है, तो उसको स्थिरता लाने के लिए जल स्वावलंबन योजना मुख्य रूप से है, ताकि जल की क्या नहीं हो, कमी नहीं हो। अगला क्वेश्चन है आपके नाडी क्या है, तो नाडी क्या है, तो सामान्य तालाब का एक क्या है, छोटा रूप होता है। और नाडी कहाँ है, तो सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। तो नाडी में रेतीले मैदान भाग में वर्षा जल जो क्या होता है, एकत्रित किया जाता है, जो प्राय पश्चिमी राजस्थान में अधिक पाई जाती है। तो ये एक तालाब का छोटा रूप होता है। ये जो मान लो मैदानी भागों में जो वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए एकत्रित किया जाता है, जो सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है मिट्टी निर्मित बांध कौन सा है, तो मिट्टी से निर्मित पांचना बांध है, ये हमने पहले बात कर ली थी, करौली जिले में। कौन से जिले में, करौली जिले में। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध पांचना बांध, इसमें 5 नदियां आके गिरती है, इसलिए इसको पांचना बांध भी कहते हैं। अगला है जाखम परियोजना से लाभान्वित किन 2 जिलों के नाम बताइए। तो देखो जाखम परियोजना मुख्य रूप से एक नदी है जाखम, और जाखम नदी निकलती है मित्रों प्रतापगढ़ के छोटी सादरी के भीमर माता की पहाड़ियों से। और इस जाखम नदी पर एक बांध बना हुआ है मित्रों, कौन सा बांध है, जिसका नाम है जाखम बांध। क्या नाम है मित्रों, जाखम बांध। और ये जाखम बांध है ना, ये राजस्थान का क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, इसकी 81 मीटर ऊंचाई है, जाखम नदी पर स्थित है। और जाखम नदी मुख्य रूप से कहाँ से निकलती है, तो प्रतापगढ़ के छोटी सादरी के भीमर माता की पहाड़ियों से निकलती है। और ये बनेश्वर धाम में जाके किस में मिल जाती है, तो माही नदी में मिल जाती है, माही की सहायक नदी है। तो ध्यान रख लेना, जाखम बांध परियोजना से लाभान्वित जिले तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर व प्रतापगढ़। कौन कौन से हो जाएंगे, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि भारत में कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग पर प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। तो भारत की जो कुल जनसंख्या वो लगभग कितने % लोग हैं जो कृषि पर आश्रित है, तो लगभग 54%। आप इसको 55% भी मान सकते हो, 54.6 है तो आप इसको 55% लगभग मान सकते हो। तो भारत की लगभग 55% जनसंख्या ऐसी है जो किस पर निर्भर है, कृषि पर। उनका काम क्या है, केवल और केवल 55% जनसंख्या का कि भाई हमें क्या करनी है, कृषि करनी है। तो ध्यान रख लेना। अगला है देश में सकल घरेलू उत्पाद में कितने % भाग कृषि से प्राप्त होता है। अब देखो देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें जो कृषि से कितना % जो सकल घरेलू उत्पाद में मुख्य रूप से योगदान है, तो वह 17.4%। कितना % है, 17.4%। अगला क्वेश्चन है मित्रों, भारत में कृषि ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, ये सबको पता है, 3 भागों में। 3 भागों में बांटा गया। भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में, 3 भागों में। एक खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। खरीफ की फसल कौन सी होती है भाई, खरीफ की फसल होती है जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। रबी की फसल होती है मित्रों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काट ली जाती है। जायद की फसल वो होती है मित्रों जो गर्मी के मौसम में जो मार्च अप्रैल में बोए जाते हैं, जून जुलाई में उसकी जून जुलाई तक
होती है मुख्य रूप से। इसमें जायद की फसल में ये होती है जो सब्जी होती है मुख्य रूप से इसमें। और रबी की फसल जो शीत ऋतु, मान लो जो सर्दी की मौसम में जो फसल होती है वो रबी की फसल होती है। और गर्मी की मौसम जो गर्मी की फसल में जो वर्षा पर निर्भर होती है वो खरीफ की फसल होती है, ध्यान रख लेना। तो आगे देखो ये दे रखा है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, तो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अगला है रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अगला है जायद की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, तो ये फरवरी अप्रैल में बोई जाती है, वह जून जुलाई में काट ली जाती है। अगला है भारत में कोई दो खरीफ की फसलों के नाम बताइए। तो भारत में खरीफ की फसलें तो ध्यान रख लेना, चावल है, मक्का है, बाजरा है, मूंगफली, मूंग, उड़द, ये सारी की सारी कौन सी फसलें, खरीफ की फसलें। तो इसमें आप ऐसे ध्यान रखना, चावल विशेष रूप से, चावल किस प्रकार की फसल है, खरीफ की फसल है। मक्का आपको याद रह जाएगा, बाजरा याद रह जाएगा, मूंगफली रह जाएगा, मूंग रह जाएगा, उड़द रह जाएगा, गंवार है, ये सारी की सारी कौन सी है, तो खरीफ की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोई दो रबी की फसलों के नाम बताइए। तो रबी की फसलों में गेहूँ है, सरसों है, चना है, अलसी है, ये सारी की सारी कौन सी है, रबी की फसल है। अगला है भारत में कोई दो जायद की फसलों के नाम बताइए। तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा आदि, जो भी सब्जियां होती है मुख्य रूप से जायद की फसल में तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा आदि। अगला है भारत विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। पहला स्थान विश्व में किसका है, तो चीन का है, ध्यान रख लेना। तो मित्रों विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है, भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है। अगला है गेहूं उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले का आता है, तो गंगानगर जिले को, किस जिले का आता है, गंगानगर का। और आपको पता भी होना चाहिए राजस्थान का अन्न का कटोरा किस जिले को कहते हैं, अन्न का कटोरा, तो वो गंगानगर जिले को, राजस्थान का अन्न का कटोरा किस जिले को कहते हैं, गंगानगर को कहते हैं। अगला है भारत का चावल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो चावल उत्पादन में देखो, उत्पादन की दृष्टि से तो तीसरा स्थान है, उत्पादन प्रतिशत में पूछे तो कौन सा हो जाएगा, वो तो गेहूं में है तीसरा स्थान, सॉरी, चावल में कौन सा है, दूसरा स्थान है। और चावल में पहला स्थान किसका है, तो वो भी चीन का है। तो चीन विश्व में गेहूं का भी सर्वाधिक उत्पादन करता है और चावल का भी सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख दो दलहनों के नाम बताइए। तो दलहन आपको पता ही है, चना है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, सारी की सारी क्या है। तो अगला क्वेश्चन है भारत में मूंग उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो मूंग उत्पादन में राजस्थान का है, किसका है मित्रों, राजस्थान का है। अगला है भारत की प्रमुख व्यावसायिक फसलें को नाम बताइए। व्यावसायिक फसलें जो व्यापार के लिए मुख्य रूप से बोई जाती है वो है गन्ना, कपास, तिलहन, जूट, तंबाकू, और इसे हम नकदी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नकदी फसलें भी कौन कौन सी है, तो गन्ना, कपास, तिलहन, जूट, तंबाकू। तो इसको व्यापारिक फसलें भी बोलते हैं, व्यावसायिक फसलों के नाम से भी जानते हैं, और इसे नकदी फसलें भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में गन्ने उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन तो उत्तर प्रदेश करता है। कौन सा राज्य करता है, उत्तर प्रदेश करता है। अगला है भारत में हरित क्रांति किस फसल की क्रांति है। तो भारत में देखो हरित क्रांति की फसल तो मुख्य रूप से चावल भी है और गेहूं भी है, लेकिन भारत में जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वो गेहूं की फसल पर पड़ा। किस फसल पर, गेहूं की फसल पर हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो मित्रों ध्यान रख लेना 1966-67 में। कब हुई थी, 1966-67 में। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी डॉक्टर स्वामीनाथन ने। किसने की थी मित्रों, डॉक्टर स्वामीनाथन ने, ध्यान रख लेना। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत डॉक्टर स्वामीनाथन ने। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग ने, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग ने, ठीक है, मेक्सिको के निवासी थे। उन्होंने विश्व में सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत की थी। भारत में स्वामीनाथन ने शुरुआत की थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1966-67 में। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो गेहूं की फसल पर पड़ा। और हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं व चावल के लिए ही थी। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत में खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है। तो गेहूं व मुख्य रूप से भारत की खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो वो तो एक तो पूछे तो चावल हो जाएगी, और वैसे गेहूं भी है, तो गेहूं व चावल। तो ध्यान रखना भारत की खाद्यान्न फसलें। अगली है भारत की प्रमुख मुद्रायनी फसलों के नाम बताइए। तो देखो वही वापस फसलें आ रही है, गन्ना, कपास, तिलहन, जूट। इनको मैंने एक बात की थी, नगदी भी बोल सकते हैं, व्यापारिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और मुद्रायनी मतलब जो मुद्रा के लिए बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो गन्ना, कपास, तिलहन, जूट। भारत की प्रमुख दो बागती फसलों के नाम बताइए। तो उसमें चाय है, कॉफी है, रबड़ है, ध्यान रख लेना। अगला है भारत में चावल उत्पादक में प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। तो उसमें पश्चिम बंगाल के में भी चावल उत्पादन सर्वाधिक होता है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु आदि।
अगला है भारत में मक्का उत्पादन में प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। और हमेशा ध्यान रख लेना, मक्का सर्वाधिक होता है मित्रों लाल मृदा में। कौन सी मृदा में होता है? जहाँ पे सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा। तो मक्का सर्वाधिक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि। अगला है भारत में बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्यों के नाम। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात व उत्तर प्रदेश। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात व उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत में दलहन उत्पादक प्रमुख राज्यों के नाम। तो दलहन उत्पादन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र। अगला है भारत में गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो ये इनके उत्पादक राज्यों के नाम पूछे गए हैं। फिर हम इसमें अगला क्वेश्चन है कि भारत में गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है प्रमुख। फिर अगला है कपास। तो मित्रों एक ध्यान रख लेना, कपास उत्पादक प्रमुख राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। एक आपने नाम सुना होगा नमक। इन तीनों के उत्पादन में नमक एक सूत्र है। नमक क्या है? एक सूत्र है नमक। ने का मतलब हो जाएगा नमक, मे का मतलब हो जाएगा मूंगफली, के का मतलब हो जाएगा कपास। इन तीनों के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन होता है मित्रों गुजरात में। कहाँ पर होता है? गुजरात में। तो आप ध्यान रख लेना, नमक, मूंगफली व कपास तीनों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है, ध्यान रख लेना। अगला है भारत में सरसों उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसमें एक आप ध्यान रखना, राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं? सरसों प्रदेश। क्योंकि भारत का सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? राजस्थान के अंदर होता है। अगला है आपके भारत में मक्का किसके द्वारा लाया गया। तो भारत में सर्वप्रथम मक्का किसके द्वारा लाई गई थी? तो भारत में मक्का लाया गया था 17वीं सदी के अंदर पुर्तगालियों के द्वारा। तो आपको पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना कि भारत में मक्का सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा 17वीं सदी के अंदर। अगला क्वेश्चन है गन्ने का उपयोग किस में किया जाता है? भारत में गन्ने का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है? तो देखो गन्ने का मुख्य उपयोग एक तो गुड़ के अंदर भी आता है, चीनी के अंदर भी आता है, एल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। तो ध्यान रख लेना, गन्ने का उपयोग गुड़, चीनी व एल्कोहल बनाने में किया जाता है। अगला है लंबे महीन रेशे वाली अमेरिकन कपास का उत्पादन किन राज्यों में होता है? तो लंबे महीन रेशे वाली जो होती है अमेरिकन कपास, इसका सर्वाधिक होता है पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में। अगला है मूंगफली किस देश की मूल फसल है? देखो मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। मूंगफली कहाँ की है? तो ब्राजील की। कहाँ की है मित्रों? ब्राजील की है। जो मूंगफली का मुख्य रूप से पौधा है, इसका उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ब्राजील से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? ब्राजील से मानी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है मित्रों, भारत में सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम है, हमने पहले ही बात कर ली थी। अगला है अरंडी का उपयोग किस में किया जाता है? तो अरंडी का उपयोग मशीनों के सनेक, साबुन बनाने, चमड़ा शोधन आदि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के कोई दो महत्व बताइए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के दो महत्व है, एक तो रोजगार का साधन, एक उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। तो रोजगार के साधन व उद्योग के लिए कच्चे माल की उपयोग। अगला है गन्ना उत्पादक दक्षिणी भारत में अधिक क्यों? क्योंकि वहाँ की जो देखो कि भाई गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक दक्षिणी भारत में क्यों? क्योंकि दक्षिणी भारत में आर्द्र जलवायु के कारण गन्ने की उत्पादकता वहाँ अधिक है। वहाँ की जो जलवायु है जो उस गन्ना के उत्पादन के अनुकूल है। तो वहाँ पे किस प्रकार की जलवायु है? तो आर्द्र जलवायु। अगला क्वेश्चन है देखो, नरमा से आप क्या समझते हैं? कई बार एग्जामों में पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा है नरमा। तो नरमा लंबे व महीन रेशे वाली एक क्या है? अमेरिकन कपास है। क्या है? एक अमेरिकन कपास है। अगला है अरहर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अरहर का उत्पादक सर्वाधिक महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। अगला है मुद्रायनी फसलों से क्या आशय है? तो ये मैंने पहले ही बताया था कि वे मुद्रायनी फसल वे फसल होता है जिनका उपयोग वैश्विक रीतों के लिए या उद्योग या कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में शुष्क कृषि किन जिलों में की जाती है? तो राजस्थान में जो शुष्क कृषि मुख्य रूप से शुष्क जलवायु प्रदेश पश्चिमी राजस्थान जो रेगिस्तानी जिले होते हैं। कौन से जिले होते हैं? रेगिस्तानी जिले। वहाँ पे जलवायु भी किस प्रकार की पाई जाती है? शुष्क। मक्का किन उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है? तो ध्यान रखना मक्का, तो मक्का स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण के उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। तो ध्यान रख लेना मक्का से स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। अगला है कपास के फसल के तापमान व वर्षा
कितनी आवश्यक होती है। कपास की फसल के लिए तापमान व वर्षा कितनी आवश्यक होती है। तो कपास की फसल के लिए तापमान होना चाहिए आपके 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए? 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और वर्षा होनी चाहिए 80 से 150 सेंटीग्रेड। कितनी होनी चाहिए? 80 से 150 सेंटीग्रेड, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में चावल की कितनी फसलें ली जाती है। तो भारत में चावल की जो 3 फसलें हैं मुख्य रूप से, एक तो अमन, एक ओस, एक बोरली। जो मुख्य रूप से भारत में जो चावल की फसलें हैं कौन कौन सी है, तो अमन, ओस, बोरोली, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित व जूमिंग कृषि किसे कहते हैं। तो देखो मित्रों, आदिवासी क्षेत्रों में जो जंगल को जलाकर उस स्थान पर जो कृषि कार्य किया जाता है उसे कौन सी कृषि कहते हैं? स्थानांतरित कृषि अथवा जूमिंग कृषि। तो ध्यान रख लेना, स्थानांतरित व जूमिंग कृषि किसे कहते हैं। कई बार एग्जामों के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत के आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ जंगलों को जलाकर उस स्थान पर कृषि की जाती है उसे कौन सी कृषि कहते हैं? स्थानांतरित व जूमिंग कृषि। अगला है, सिंचित कृषि से क्या तात्पर्य है। सबको पता ही है कि ऐसी कृषि जिससे सिंचाई सुविधा क्या हो, उपलब्ध हो, सिंचाई के द्वारा कृषि, उसे सिंचित कृषि कहा जाता है। अगला है, चावल फसल के लिए कितने तापमान में वर्षा की आवश्यकता होती है। तो चावल के लिए 29 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। और वर्षा कितनी होनी चाहिए, 75 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो चावल को हमेशा पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, ध्यान रख लेना। तो 75 से लेकर 200 सेंटीमीटर। तापमान भी क्या होना चाहिए, 19 डिग्री से 27 डिग्री के मध्य का। अगला है, गेहूं की फसल के लिए कितने तापमान में वर्षा की आवश्यकता होती है। तो गेहूं की फसल के लिए 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रख लेना 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि गेहूं एक रबी की फसल है, ध्यान रख लेना। अगला है, गन्ना की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है। तो गन्ना की फसल के नमी युक्त चिकनी, दोमट व कछारी मिट्टी उपयुक्त है। कई बार पूछा गया, ध्यान है, नमी युक्त, चिकनी, दोमट व कछारी मिट्टी उपयुक्त है। तो देखो मित्रों, आज हमने 100 क्वेश्चन किए। इसी प्रकार हम टोटल 500 क्वेश्चन करेंगे जो अति लघुरात्मक आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखना, आप चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करना जिसमें आपको ये PDF मिलेगी। टेलीग्राम ऐप का नाम है सुरेश गालवा GK। तो आप इसी प्रकार, आपको अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करना और पूरा का पूरा देखना। प्रत्येक वीडियो आए तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिले, इसलिए सब्सक्राइब करना। और मैं इसी प्रकार आपके कक्षा 10 के कुल 500 क्वेश्चनों का रिवाइज करवाऊँगा।